24th February 2022. Russia overnight launched its long-anticipated attack on Ukraine, striking military posts across the country. The assault began with an angry message from President Vladimir Putin, broadcast in the middle of the night. Gunfire heard in the shadow of St. Michael's Golden Dome. Residents told to shelter in place after alleged Russian soldiers were killed while wearing Ukrainian uniforms. 24th February 2022. पुतिन अनाउंस कर देते हैं कुछ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईस्टर्न यूक्रेन। अब सबसे पहले हम ईस्टर्न यूक्रेन देख लेते हैं। तो यूक्रेन और रशिया, जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि ये नेबरिंग कंट्रीज है और रशिया के साउथ वेस्ट रीजन में यूक्रेन आता है। ये बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और ईस्टर्न यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है ये है ईस्टर्न यूक्रेन का। तो यहाँ पुतिन कहते हैं कि हम कुछ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस चला रहे हैं, बट उसी के कुछ मिनट बाद कुछ मिसाइल्स आके स्ट्राइक कर जाती है कीव को। कीव कहाँ पे? तो कीव क्या है? तो कीव इज अ कैपिटल, हम कहेंगे, ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के कैपिटल में कुछ मिनट में ही ये मिसाइल हिट कर जाती है। उसी के 2 घंटे बाद ये देखा जाता है कि विद इन 2 आवर्स हम ये देखेंगे कि रशिया की फोर्सेस कुछ एंटर कर जाती है यूक्रेन में। यूक्रेन में कुछ रशिया के फोर्सेस एंटर करने के बाद जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि मार्शल लॉ लगाया गया है। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। और यहाँ पे देखने मिलता है कि यहाँ जो भी लड़ाई आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में होते हुए, वो आज का नहीं, तो ये 2014 से चला आया हुआ सिलसिला है। तो स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में है यूक्रेन और रशिया सिंस 2014। अब ये सब तो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसके पहले आपको ये बता दूं कि ये जो काम किए गए रशिया द्वारा वो कोई एक दिन की प्रोसीजर नहीं थी। रशिया ने, अगर कहा गया तो मार्च से लेके अप्रैल 2021 तक रशिया कंटिन्यूअसली, हम कहेंगे कि यूक्रेन के बॉर्डर पे मिलिट्री बिल्टअप कर रहा था। दूसरे फेज में और ट्रूप का एक्सपांशन किया गया जो कि अक्टूबर 2021 से लेके तो फरवरी 2022 तक का था। ये सब होने के बाद जब रशिया को पूछा गया कि आप ये जो कर रहे हैं ये कहीं यूक्रेन पे अटैक करने के लिए तो यहाँ पे आर्मी नहीं खड़ी की जा रही है, तो रशिया के ऑफिशियल्स, हम कहेंगे कि रिपीटेडली डिनाई करते रहे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि हम यूक्रेन को इन्वेड करें। इस सब के बाद अब हमें ये देखना है कि ये सब बोलने के बाद भी एक इन्वेजन हुआ है जो कि फरवरी में देखने मिला है। 24 फरवरी को हमें देखने मिला है रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे। सो ये पूरे इशू को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी होगी वो होगा सोवियत यूनियन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोवियत यूनियन करके एक, हमने कहेंगे कि यूनियन बनाया गया था कोल्ड वॉर के दौरान। तो सोवियत यूनियन को हम कहेंगे यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर में कुल मिला के लगभग एंड तक 15 देश यहाँ पे थे। अब यूएसएसआर जो है उसका फुल फॉर्म अगर हम कहेंगे तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये उसका फुल फॉर्म होता है। इन सबको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था। ऐसे 15 देश मिलके एक यूनियन बना था। उसमें कौन कौन से देश आते थे? तो अर्मेनिया उसमें आता था, अजरबैजान आता था, बेलारूस आता था जिसको बेलोरसिया कहा जाता था, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, हम कहेंगे लातविया, लुथियाना, मालडोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, ये सब आते थे। और ये जो यूनियन था इसका जो कैपिटल था वो मॉस्को में हुआ करता था, जो कि आज रशिया का कैपिटल है और उस वक्त भी वो रशिया में ही हुआ करता था। यानी आप जानते हैं कि रशिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था यूएसएसआर में भी। सो यूएसएसआर में आपको यहाँ पे 2 देश देखने मिल रहे हैं कि तो ये यूक्रेन और दूसरा है रशिया। सो यूक्रेन और रशिया, ये जो दो देश हमें देखने मिलते हैं, इन दोनों के बीच में आज हमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है इन दोनों के बीच में, जो कि एक टाइम पे यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करते थे। बट धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, आप यूएसएसआर का मैप देख सकते हैं, यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे जो आपको देखने मिलता है ये है यूक्रेन। सो ये देखिए बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं। बट एक टाइम पे क्या हो गया धीरे धीरे कि ये जो यूएसएसआर था ये डिसॉल्व हो गया। इसका डिसोल्यूशन जो हुआ वो 1991 में होने लगा। यूक्रेन और रशिया जो है ये अलग अलग देश बन गए जब ये डिसॉल्व हो गया। यूएसएसआर डिसॉल्व होने के बाद रशिया एक अलग देश बन गया और हम कहेंगे कि ये जो यूक्रेन है ये एक अलग देश बन गया। बनने के बाद इन दोनों ने आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे। तो दे मेंटेन द क्लोज टाइज। और उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि 1994 में यूक्रेन एग्री कर गया कि न्यूक्लियर आर्सेनल जो यूक्रेन सेटअप कर रहा था वो हम नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए एक
मेमोरेंडम साइन किया गया जिसे कहा जाता है बुडापेस्ट मेमोरेंडम। बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंसेस, ऐसा इसका नाम था। और कंडीशन ये थी कि रशिया, यूके और यूएस ये तीनों भी एश्योरेंस देते हैं कि वो कोई भी फोर्स यूज़ नहीं करेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बने रहने देंगे और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यूक्रेन का जो है वो मेंटेन रखेंगे। कोई भी फोर्स यूज़ नहीं किया जाएगा यूक्रेन के खिलाफ। इसीलिए अपने न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो भी पीछे लेने की बात कह देता है यूक्रेन इस चीज़ को चलते। उसी के 5 साल बाद रशिया जो है वो एक और हम कहेंगे कि चार्टर को साइन करता है जिसे कहा जाता है चार्टर फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी। चार्टर फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी में ये लिखा होता है कि ये हमारा जो इनहेरेंट राइट है कि हम अपने अकॉर्डिंग फ्री है कि हमें क्या करना है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए और क्या नहीं, ये हम खुद सोचेंगे। ये ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर देता है, ऐसा कुछ चार्टर साइन कर देता है रशिया। ये साइन करने के बाद रशिया अब फ्री हो जाता है कि वो कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकता था, वो चाहे ट्रीटी हो अलायंस की या फिर कोई भी चीज़ हो। यानी आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है 1994 और 1991 में यूक्रेन का एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम और 1994 में रशिया का चार्टर फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी। उसके बाद 2013 में कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं यूक्रेन में जिन्हें यूरोमेडन प्रोटेस्ट कहा जाता है। ये प्रोटेस्ट क्यों हुए? क्योंकि यूक्रेनियन गवर्नमेंट एक डिसीजन ले लेती है कि वो एक यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन एसोसिएशन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था जो नहीं होगा। इसके जगह पे हम रशिया के साथ अच्छे अपने टाइज बना के रखेंगे, रशिया के साथ हम अपने रिलेशन और अच्छे करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट है इसके अनरेस्ट के चलते रशिया जो है वो क्रीमिया नाम की जो जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीमिया पेनिनसुला, इस क्रीमिया पेनिनसुला को वो कैप्चर कर लेता है। Russian invasion of Ukraine. Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. President Obama speaking with Russian President. और उसके साथ साथ हम कहेंगे डोनबास करके जो एरिया है, अप्रैल 2014 में यहाँ वॉर शुरू कर दिया। डोनबास एरिया, डोनबास में 2 रिपब्लिक्स बनाए जाते हैं जो प्रो रशियन होते हैं। एक होता है दनियस्क, ये आपको देखने मिलता है, और दूसरा होता है लुहांस। तो लुहांस और दनियस्क ऐसे 2 रिपब्लिक बनाए जाते हैं जो प्रो रशियन होते हैं और यहाँ पे वॉर शुरू कर दिया जाता है अप्रैल 2014 में। ये दनियस्क और लुहांस बने कैसे ये आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले आपको ये बता दूं कि 2014 सितंबर 2014 में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसे मिन्स्क एग्रीमेंट कहा जाता है। मिन्स्क एग्रीमेंट के चलते फरवरी 2015 में यहाँ पे एक फाइट्स जो है ये रोक दी जाती है इस एग्रीमेंट के चलते, मिन्स्क एग्रीमेंट के चलते। बट फिर भी ये सीज फायर काफ़ी बार फेल हो जाती है। सो ये फाइट रोक दी जाती है और जुलाई 2021 में पुतिन जो है वो पब्लिश करते हैं एक ऐसे जिसमें लिखा जाता है कि हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियंस एंड यूक्रेनियंस, जिसमें वो ये लिखते हैं कि रशियंस और यूक्रेनियंस ये एक ही लोग हैं, ये हिस्ट्री हमारी कहती है। सो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स पुतिन के देने के कारण अब ऐसा लग तो नहीं रहा था कि पुतिन कभी अटैक भी करेंगे यूक्रेन पे। सो चलिए अब दनियस्क और लुहांस इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये बने कैसे। दनियस्क और लुहांस जो है ये 2 स्टेट्स थे जो ईस्टर्न यूक्रेन में आते हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पे इनकी लोकेशन बता चुका हूँ। ईस्टर्न यूक्रेन में आने के साथ साथ ये रशिया के साथ पूरी तरह से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के बाद ये सेपरेटिस्ट टेरिटरीज है जो कि दनियस्क पीपल्स रिपब्लिक ने बनाई है और लुहांस पीपल्स रिपब्लिक LPR ये बनाए गए हैं जिसको रशिया चलाता है, खुद रशिया चलाता है। ये पूरा जो एंटायर रीजन है, दनियस्क की बात करें या फिर लुहांस की बात करें या फिर जितनी भी सेपरेटिस्ट टेरिटरी है उनको डोनबास रीजन कहा जाता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये डोनबास रीजन है और ये जितने डोनबास रीजन में आते हैं ये पूरे प्रो रशियंस हैं। सो प्रो रशियंस होने के कारण ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे 2014 में यूक्रेन से और रशिया ही उनको चला रहा था ऐसा भी कहा जाता है। बट ये अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं कि ये सोवरेन स्टेट्स है दोनों, है ना। तो इस तरह से ये दनियस्क और लुहांस इनकी एक हिस्ट्री है जो हमें यहाँ पता चलती है। सो जैसे कि हमने ये देखा कि वॉर भी शुरू हो चुका था 2014 में ये जो डोनबास करके जो जगह है वहाँ पे, और उसके साथ साथ जब यूक्रेन 1991 में आज़ाद हो गया, यानी हम कहेंगे USSR से बाहर हो गया, तब से ही रशिया ये कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को अपने ऑर्बिट में ही रखे।
अब रशिया ऐसा क्यों चाहता है कि यूक्रेन को अपने ऑर्बिट में रखे? क्या इंपॉर्टेंस है यूक्रेन का रशिया को? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रशिया और यूक्रेन जो है वो कल्चर और लिंग्विस्टिक टाइज है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है कि रशिया और यूक्रेन जो है ये कल्चर और इनके लैंग्वेजेस भी काफ़ी मिली जुली हुई हैं। और यूक्रेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्री हुआ करती थी सोवियत यूनियन के। रशिया के बाद हम कहेंगे कि सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल देश जो दिखता था वो यूक्रेन ही था। यूक्रेन जो है वहाँ पे कमर्शियल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे फैक्ट्रीज है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके साथ साथ यूक्रेन जो है वो रशिया को प्रोवाइड कर देता है एक्सेस टू ब्लैक सी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे ब्लैक सी है। रशिया यूक्रेन को अगर अपने अंडर ले लेता है तो वो ब्लैक सी के आराम से पहुंच सकता है। और ब्लैक सी पे पहुंचने का क्या कारण, वो इजीली मेडिटेरेनियन सी तक भी जा सकता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये ब्लैक सी और यहाँ से इजीली वो मेडिटेरियन सी तक पहुंच सकता है। सो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम कहेंगे यूक्रेन की, ताकि वो ईजीली सब चीज़ें कर पाए। सो रीजंस क्या है रशियन एग्रेशन के? मेन रीजंस अभी हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले रीजन में आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। रशिया ये जानता है कि यूक्रेन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कारण एक EAEC है। EAEC का फुल फॉर्म है यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसका वन ऑफ द मेंबर्स रशिया भी है, वो हमेशा ये चाहता है कि यूक्रेन भी इसका मेंबर बन जाए ताकि उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें हम। 2015 से ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो, क्योंकि यूक्रेन जो है उसके पास बहुत बड़ा मार्केट है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बहुत अच्छे है। यूक्रेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये जानता है नेबरिंग कंट्रीज में रशिया। तो यूक्रेन जो है वो इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि हम ये साइन नहीं करेंगे, और रशिया हमेशा ये चाहता है कि वो साइन करे ताकि फ्री ट्रेड हो सके और इन सब का फ़ायदा रशिया को मिल सके। अगले कुछ फैक्टर्स जो देखने मिलते हैं वो है जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। रशिया क्लेम करता है दैट ईस्टवर्ड एक्सपांशन जो है नाटो का। नाटो क्या है तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एनलार्जमेंट चाहते हैं, जो बोलते हैं एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मीनिंग ये होता है कि कुछ नए मेंबर्स को ऐड करना। ये रशिया को थ्रेटन कर रहा है, रशिया के इंटरेस्ट को थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि नाटो में अगर रशिया को यही डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में एंटर हो गया तो यूक्रेन खुद बहुत अच्छे से पावरफुल हो जाएगा और उसको कुछ सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाएगी, यूक्रेन को हेल्प मिलते रहेगी नाटो की। तो नाटो जो है जिसको लीड करता है यूएस ने ये कहा कि हम कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी इंस्टॉल करके देंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे कि पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, जो रशिया के आसपास ही देखने मिल रहे हैं। इस कारण नाटो से तो काफ़ी डर देखने मिला है रशिया को। तो नाटो की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि लिखा था एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मीनिंग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ मेंबर्स को इंक्लूड कराना। सो नाटो क्या है, तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस होने के कारण अगर यूक्रेन इसमें चले जाता है तो रशिया को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है कि वो यूक्रेन को ईजिली हरा नहीं पाएगा। सो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आती है, जिनका डिफेंस जो होगा वो कलेक्टिव डिफेंस होगा, जो साथ में मिलकर लड़ेंगे। नाटो के एनलार्जमेंट में ये देखा जाता है कि जर्मन यूनिफिकेशन के बाद भी 1990 में नाटो में और 5 मेंबर्स ऐड कर दिए गए थे जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जो अलायंस था उसमें 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। 1949 में इसको नाटो को बनाया गया था और नाटो में हम कहेंगे कि 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे और आज इसमें 30 मेंबर्स हैं। मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 बाल्टिक कंट्रीज का एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये सब होने के साथ साथ रशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो रशिया को ऑलरेडी इस चीज़ का डर है। उसके बाद मेंबर्स जो है जिसमें हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, बल्गारिया है, ये सब रशिया में ही रहने वाले यानी सोवियत के ही कुछ देश थे जो सोवियत में ही थे, जो कि वॉर्सो पैक्ट में थे। तो सोवियत के कुछ देश इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गए हैं, रशिया के साथ बॉर्डर करने वाले कुछ इंक्लूड हुए गए हैं। अब रशिया को एक ही डर है कि अगर यूक्रेन भी इसमें इंक्लूड हो गया तो यूक्रेन भी मिलिट्री अलायंस में आ जाएगा और फिर यूक्रेन पे अटैक करना रशिया को मुश्किल हो जाएगा। सो नाटो वाली चीज़ें यहाँ पे बीच में आ रही है। ये होने के साथ साथ इससे बचने के लिए रशिया ने अराउंड 1 लाख ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया था। रशिया हमेशा ये कह रहा था, यूएस से एक एश्योरेंस लेने की कोशिश कर रहा था कि वो नाटो में यूएस जो है वो नाटो में यूक्रेन को इंक्लूड ना कराए। बट अगर हम देखेंगे तो रशिया और वेस्ट के बीच में इन चीज़ों के कारण कुछ टेंशन्स क्रिएट हो गए थे, क्योंकि रशिया ये चाह रहा था कि नाटो में आप इंक्लूड ना कराएं, और ये हमें देखने मिल रहा था कि जो वेस्ट वाले वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस जो है वो एश्योर्ड कर देता है यूक्रेन को दैट
हम डिसिसिवली रिस्पॉन्ड करेंगे अगर रशिया कुछ इन्वेजन करता है तो यूक्रेन भी काफ़ी सेफ फील करने लगता है, और रशिया जो है ये हमेशा यही सोचता है कि यूएस भी इनकी हेल्प करेगा। सो नाटो में तो कभी इंक्लूड ना ही हो यूक्रेन, और ये जो स्टेटमेंट दिया था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे डिसिसिवली, ये स्टेटमेंट से भी काफ़ी डर चुका था रशिया। अब हम ये देखेंगे कि इन सब चीज़ों के चलते यहाँ आप देखेंगे कि ये हिंदू में आया हुआ एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर देता है। अराउंड 1 लाख आर्मी को यहाँ पे लगाया जाता है, हम कहेंगे कि यूक्रेन के बॉर्डर। रशिया की आर्मी इस तरह से काम कर रही है, ये पूरी बॉर्डर पे इस तरह से खड़ी है, और यहाँ पे मेनली देखिए ये जो एरियाज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी खड़ी करने की कोशिश रशिया करता है। अब रशिया जो भी कर रहा है उसके पीछे रशिया की कुछ डिमांड थी। रशिया डिमांड करता है कि नाटो में फर्दर एक्सपेंशन ना हो। कंट्रीज लाइक यूक्रेन या जॉर्जिया जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, हम यहाँ देख सकते हैं ये है यूक्रेन, ये जो है, या फिर हम कहेंगे कि जो जॉर्जिया है इनको इंक्लूड ना किया जाए। रशिया नाटो को ये कहता है कि अपने जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है जो आपने 1990s के लेवल पे थे वहाँ उतने आपको करने होंगे, यानी 1990s में अपनी जितनी आर्मी थी उतनी ही आर्मी आपको वापस लानी पड़ेगी, और आगे आने वाले हमारे जो बॉर्डर्स है, यानी हम कहेंगे प्रोहिबिट द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज, और हमारे बॉर्डरिंग एरियाज में प्लीज़ आप इस तरह की मिसाइल्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। होंगे आप नाटो का हिस्सा, बट आप ये नहीं कर सकते हमारे बॉर्डर स्टेट्स पे। रशिया नाटो को ये भी कहता है कि मिलिट्री कोऑपरेशन जो है, हम कहेंगे यूक्रेन को जो देने की आप बात कर रहे हैं वो आप ना दें, और बाकी फॉर्मर जो सोवियत रिपब्लिक्स है उन्हें भी आप ये सब ना दें। ये रशिया की जो डिमांड थी, इस पे क्या रिस्पांस आया वेस्ट से, तो यूएस जो है वो रूल आउट करता है नाटोज के ओपन डोर पॉलिसी जो है वो रशिया जो कह रहा है कि उसे बंद कर दे, हम आगे एक्सपेंशन ना करें, ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा यूएस डायरेक्ट कह लेता है। यानी यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी जो थी उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की जाती है नाटो के द्वारा, और यूएस जो होता है वो ट्रेनिंग देगा। यूएस ने ये भी कहा कि हम ट्रेनिंग देते रहेंगे वेपन्स की, या फिर हम कहेंगे वेपन्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे यूक्रेन को। यूएस ने ये जो चीज़ें कही, इसको और भी इस पर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं कि मिसाइल डिप्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से कहाँ पे लाके मिलिट्रीज खड़ी की जाएगी। जर्मनी जो है वो भी रशिया को वार्न कर देता है आगे कि रशिया और जर्मनी के बीच में एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का काम चल रहा था, वो रोक दिया जाएगा अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है। तो यूएस जो है वो थ्रेटन करता है रशिया को ये कह के कि नई इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दिए जाएंगे अगर आप यूक्रेन पे अटैक करने का सोचते हो। तो ये सब चीज़ों के चलते यूएस हो या जर्मनी हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं रशिया को डराने की कोशिश करते हैं कि आप इन्वेड करोगे तो हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। ये होने के बाद अब फिर भी आपने ये देखा कि 24 फरवरी को रशिया ने इन्वेजन कर दिया है, और यूक्रेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो रही है। आप अब देखिए आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले ये बता दूं कि यूएस जो है वो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलके, ये एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वो रिवाइव करे पीस प्रोसेस को, है ना, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इनको मिटिगेट, इनको ख़त्म करने की कोशिश करे जो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हम जानते हैं। बट यूएस को कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिल के पीस प्रोसेस को रिवाइव करने की कोशिश करना ही होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वेस्ट और रशिया के बीच में कोई बातचीत होनी चाहिए ये इशू पे जो कि यूक्रेन का चल रहा है। यूक्रेन जो है हम ये कह सकते हैं कि शुड अप्रोच एंड फोकस ऑन वर्किंग विथ इट्स नॉर्मैंडी फॉर्मेट अलाइज। अब नॉर्मैंडी अलाइज क्या होते हैं, जैसे हम कहेंगे फ्रांस और जर्मनी हो गए। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि नॉर्मैंडी फॉर्मेट अलाइज के बारे में आपको ये बता दें। नॉर्मैंडी फॉर्मेट एक डिप्लोमेटिक ग्रुप था जो 2014 में बनाया गया था, जून 2014 में, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के और यूक्रेन के बीच में इसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर सके। और ये हम कहेंगे कि एक इनफॉर्मल फोरम है जिसको बनाया था फ्रांस ने, जर्मनी ने, रशिया ने और यूक्रेन ने, ताकि ऐसी कोई चीज़ें ना हो। इसका नाम आया है नॉर्मैंडी लैंडिंग, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हुए थे, उसके चलते इसको नाम दिया गया था। सो नॉर्मैंडी फॉर्मेट जो है ये इसे रिजॉल्व कर सकता है, यानी हम कहेंगे फ्रांस और जर्मनी अब यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं।
उसके साथ साथ जो मिलिट्री एक्सपांशन है रशिया के यूक्रेन में जो चल रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है जियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे। जियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे हम कह सकते हैं कि ट्रेड को लेके या जो भी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे काम चल रहे हैं उसको बोल के रशिया को कि देखिए अगर इस तरह के आपके जो भी हम कहेंगे कि एक्सपांशन मिलिट्री एक्सपांशन चल रहे हैं इसके कारण ट्रेड पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, स्पेशली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वाले। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ था, मिन्स्क टू एग्रीमेंट। मिन्स्क टू एग्रीमेंट जो था वो पीस के चलते हुआ था, तो यूक्रेन ने इसे रिवाइव करना चाहिए और यूक्रेन ने कहना चाहिए कि इसे रिवाइव किया जाए। अब मिन्स्क टू एग्रीमेंट है क्या? तो मिन्स्क टू एग्रीमेंट एक 13 पॉइंट का एग्रीमेंट था जिसमें रशिया, यूक्रेन और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE ये इन्वॉल्व थे, जो कि साइन किया गया था 2015 में। इसका मेन एम यही था कि जो वॉर चल रहा है डोनबास रीजन में यूक्रेन के उसे रोक दिया जाए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एग्रीमेंट के चलते हम ये देखेंगे कि काफ़ी बार सीज फायर भी हुआ है, तोड़ा भी गया है, बट ये जो एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं रोक सकता है, इसको रिवाइव करे तो ये वॉर को रोका जा सकता। अब सबसे मेन इशू आपका ये है कि इंडिया पे इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले। तो अगला वीडियो जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ वो होने वाला है इम्पैक्ट ऑफ दिस हम कहेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया। सो इसी तरह अगले वीडियो में मिलती है, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।